हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संतोष स्टडीज एकेडमी में। हम लोग आज सीटेट से संबंधित पर्यावरण अध्ययन का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे जो पेपर 1 से संबंधित होगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला, निम्नलिखित में से कौन से जानवर का आगे का दांत उसकी पूरी जिंदगी बढ़ता रहता है? ऑप्शन ए है बिल्ली, ऑप्शन बी है गिलहरी, ऑप्शन सी है सांप, ऑप्शन डी है बाघ। इसका सही जवाब देना है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गिलहरी। इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। गिलहरी और चूहा ये दो ऐसे जानवर हैं जिनके आगे के दांत बढ़ते रहते हैं और जिसके कारण ये वस्तुओं को कुतरते हैं कि आगे के दांत ना बढ़ें। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, झूम खेती है। ऑप्शन ए है जैव खेती। जैव खेती वो होती है जिसमें रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें केवल गोबर की खाद और जो हरी खाद होती है उसका उपयोग किया जाता है, उसे जैविक कृषि कहते हैं। दूसरा है काट और दग्ध कृषि, जिसे बर्न फार्मिंग कहते हैं। तो ये जैविक खेती का प्रकार है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। सी है कीटनाशकों का सीमित प्रयोग, इसका कोई मतलब नहीं है। डी है रासायनिक खाद का सीमित उपयोग, इसका कोई मतलब नहीं है। झूम कृषि स्थानांतरित कृषि का एक प्रकार है। स्थानांतरित कृषि वह होती है जो एक विशेष समुदाय जो वन में रहते हैं और वनों को काटकर वहाँ कृषि करते हैं, और जब वहाँ की उर्वरता नष्ट हो जाती है तब ये वहाँ से चले जाते हैं दूसरी जगह, वनों को काटकर वहाँ कृषि करते हैं। ये ऐसे चलते रहते हैं और कृषि करते रहते हैं। ये जो कृषि है अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जानते हैं और भारत में भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में पोंडू या पेड़ा कृषि के नाम से जानते हैं, उड़ीसा में कामीन कृषि के नाम से जानते हैं, बेवर या दहिया मध्य प्रदेश में जानते हैं और कुमारी कृषि के नाम से पश्चिमी घाट में जानते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से मधुमक्खी की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषताएं पहचानिए। ऑप्शन ए है केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है, तो ये जवाब सही है। ये जो रानी मक्खी है वही अंडे देती है। बी कथन है कि नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं है, ये भी सही है। सी है कि सभी मादा मक्खी अंडे देती है, तो सभी मादा मक्खी अंडे नहीं देती है, केवल रानी मक्खी अंडे देती है। तो सी का जवाब गलत हो जाएगा। डी है कि कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती है और उसे छत्ते में लेकर आती है, तो सी भी कथन सही है। तो ये बी और डी ये तीन कथन सही है और सी कथन गलत है। तो ये बी डी किस में है? ये ऑप्शन सी में है, यानी इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि वह व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका वन भूमि और उसमें होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है, यह एक्ट लिया गया है। ऑप्शन ए है वन एक्ट यानी वन अधिकार अधिनियम 2007 से, बी है भारतीय वन एक्ट 1927 से, सी है राष्ट्रीय वन नीति 1988 से, डी है भारतीय वन संशोधन एक्ट 2019 से। इसका सही जवाब देना है आपको। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वन अधिकार अधिनियम 2007। इसका सही ऑप्शन जो है ये है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि रोनाल्ड रास को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार स्पेस शोध करने के लिए मिला। ऑप्शन ए है डेंगू मच्छर से फैलता है, इसके लिए मिला। बी है मलेरिया मच्छर से फैलता है, या चिकनगुनिया मच्छर से फैलता है, या प्लेग पिस्सुओं से फैलता है। तो इसका सही जवाब देना है आपको। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मलेरिया मच्छर से फैलता है,
ये रोनाल्ड रोस ने बताया था 1902 में, जिसके कारण इनको नोबेल पुरस्कार मिला था किसमें, मेडिसिन में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्मी कंपोस्ट एक विधि है जिसमें खाद बनाने में स्पेस उपयोग होता है। ऑप्शन ए है फीताकृमि, बी है जोंक, सी है केचुआ और डी है अंकुश कृमि यानी हकवर्म। तो इसका सही जवाब देना है आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थवार्म या केचुआ। ये क्या करता है, वर्मी कंपोस्ट के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न पौधों में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है। ऑप्शन ए है ककुष्टा यानी कि अमरबेल का पौधा, बी है सूरजमुखी का पौधा, सी है कैक्टस का पौधा, डी है घटपरड़ी का पौधा। इसका सही जवाब देना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, घटपरड़ी, ड्रोसेरा, नेफंथीज। ये जो पौधे होते हैं ये दलदली स्थानों पर उगते हैं और जहाँ पर उगते हैं वहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। तो इसीलिए ये अपने जो है पंखुड़ियों को खोले रहते हैं और इसमें जब कीट आकर बैठते हैं तो ये अपने पंखुड़ियों को बंद कर लेते हैं। जब बंद कर लेते हैं तो कीड़ा जो है इसी पंखुड़ियों के अंदर बंद हो जाता है और मर जाता है और इससे ये नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। तो जो ये पौधे होते हैं ये नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए ऐसा करते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, घटपरड़ी, ड्रोसेरा और नेफंथीज। इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है पौधों में पानी देने के लिए उपयुक्त तकनीकी जिसमें संकीर्ण नालियों से पानी सीधा पौधों के आधार में दिया जाता है यानी कि जड़ में दिया जाता है, कहलाती है। ऑप्शन ए है नैनो सिंचाई, बी है माइक्रो सिंचाई, सी है फेमटो सिंचाई, डी है ड्रिप सिंचाई। इसका सही जवाब देना है आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ड्रिप सिंचाई। ड्रिप सिंचाई को बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं। इसका विकास इजराइल में हुआ था। इसके द्वारा जो है छिड़काव सिंचाई की जाती है और फसल अच्छी होती है। जितना पानी होता है उतना ही उचित पौधों को मिलता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कक्षा 5 के अध्याय दीवार के उस पार में एक शिक्षक आरिफ अपने छात्रों से जो खेल वो खेलते हैं उनके अनुभव साझा करने को कहते हैं। निम्न में से कौन सा उसके प्रयास को सबसे ज़्यादा स्पष्ट करेगा। ऑप्शन ए है कि खेलों से संबंधित नियम की समझ। ये तो रटी रटाई चीज़ है इसलिए ये कम समझ पैदा करेगा। बी है कि खेलों से संबंधित मूल्यों का विकास। ये भी ऊपर की बातें हैं। ऑप्शन सी है कि कुछ मुद्दों की समझ का विकास, जैसे कि लड़के व लड़कियों के लिए एक जैसे खेल, सभी के लिए समान अवसर और टीम भावना। तो इसका जो है सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। इससे टीम भावना का विकास होगा। डी देख लेते हैं कि व्यक्तिगत अनुभव साझा करने की क्षमता का विकास। ये भी गलत होगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस की समझ के लिए सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन ए है व्याख्यान विधि। ये तो ज्ञान बांटने वाली विधि है, ये गलत हो जाएगा। बी है चाक एवं टाक विधि। ये भी सही नहीं है। सी है जांच आधारित शिक्षण और डी है जग एवं मग पद्धति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जांच आधारित शिक्षण विधि। ये प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सांप के जहरीले दांतों को कहा जाता है। ऑप्शन ए है कसक, बी है विषदंत, सी है कृंतक और डी है सल्क। इसका सही जवाब देना है आपको। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फंगस यानी कि विषदंत कहते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं है? ऑप्शन ए में है दुबोइया यानी कि रसल वाइपर, बी में है अफाई, सी में है अजगर जिसे पायथन कहते हैं, डी है करैत। इसका सही जवाब देना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ये जो अजगर है ये जहरीला नहीं होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है? ऑप्शन ए है भेड़, बी है ऊंट, सी है बकरी और डी है एल्पेका। इसका सही जवाब देना है आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये पश्मीना बकरी है। तो पश्मीना बकरी से पश्मीना ऊन प्राप्त होता है और ये बकरी लद्दाख और जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अधूरे जले जीवाश्मी ईंधन से फैलती है। ऑप्शन ए है CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, बी है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, सी है SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, डी है NO यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसका सही जवाब देना है आपको। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड जब जो ईंधन होता है जीवाश्म ये अधूरा जलता है तब कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है और जब ईंधन पूरी तरीके से जल जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होता है। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है ये हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर क्या बनाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होता है ये शरीर में जो O2 होता है यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा को छीड़ कर देता है यानी कम कर देता है, जिसके कारण हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और दम घुटने लगेगा। इसीलिए CO को क्या कहते हैं? दमाघोटू गैस कहते हैं। और दम घुटने लगेगा ऑक्सीजन की कमी से इसमें मानव की मृत्यु भी हो सकती है। तो इसीलिए इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है जड़, बी है छाल, सी है पत्ते और डी है बीज। इसका सही जवाब देना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो सिनकोना पेड़ है इसकी पेड़ की जो छाल है उससे कुनैन नामक दवा बनाई जाती है जो मलेरिया के उपचार में सहायक होता है। तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना स्पेस कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में है कि वर्षा के पानी को इकट्ठा करना, बी है वर्षा के पानी को पंप करना, सी है वर्षा का उत्खनन करना, डी है वर्षा के पानी का संचयन करना। इसका सही जवाब देना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्षा के पानी का संचयन करना। सही जवाब ऑप्शन डी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्यार्थी केंद्रित कक्षाएं सीखने के लिए सहायक वातावरण सुनिश्चित करती है। निम्न में से कौन सा इसी बात को प्रस्तावित करता है? ऑप्शन ए में है कि शिक्षक निर्देशित देता है तथा विद्यार्थियों से अपेक्षा करता है कि वे उनका पालन करें व अनुशासित रहें। देखिए यहाँ पर विद्यार्थी केंद्रित कक्षाएं की बात की है यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा की बात की गई है। तो इस कथन में तो शिक्षक को प्रमुखता दी गई है यानी कि ये शिक्षक केंद्रित है, इसलिए ये जो कथन है ये गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन है कि शिक्षक पाठ्य पुस्तक पढ़ता है, श्यामपट्ट पर प्रश्न एवं उत्तर लिखता है। अब पढ़ रहा है अध्यापक, लिख रहा है और बच्चे जो है वो श्यामपट्ट से उतार रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं जो है शिक्षक को प्रमुखता दी गई है, उसके ज्ञान को जो है प्रमुख माना गया है। तो ये भी गलत हो जाएगा। सी कह रहा है, सी ऑप्शन, कि शिक्षक ऐसी सीखने की परिस्थिति उपलब्ध कराता है जो विद्यार्थियों को अवसर देती है कि वे अवलोकन करें, खोज अन्वेषण करें, प्रश्न करें, प्रयोग करें तथा विभिन्न प्रत्ययों की समझ विकसित करें। अब ये जो सी वाला ऑप्शन है
इसमें किसको प्रमुखता दी गई है? इसमें बालक को जो है प्रमुखता दी गई है। तो इसलिए इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी हो जाएगा कि बालक प्रमुख है बाल केंद्रित शिक्षा में, उसके मन मुताबिक जो है शिक्षण कार्य होगा और शिक्षक एक सहयोगी मित्र पथ प्रदर्शक के रूप में या मार्ग प्रदर्शक के रूप में काम करेगा। डी कह रहा है कि कक्षा की गतिविधियों को शिक्षक नियंत्रित करता है। अब ये भी शिक्षक जो है निरंकुशवादी या शिक्षक केंद्रित शिक्षा है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ईवीएस के शिक्षण में क्षेत्रीय भ्रमण महत्वपूर्ण है क्योंकि निम्न में से कौन सा विकल्प इस प्रकार के भ्रमण के लिए सही है? क्षेत्रीय भ्रमण पर फोकस कर रहा है। अब देखते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन है कि पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नज़दीकी किसी स्थान पर जाना, ऑप्शन ये में है। बी कह रहा है किसी दूर दराज व परिचित स्थान पर ले जाना बच्चों को। सी कह रहा है कि किसी नज़दीक स्थान पर ले जाना। डी कह रहा है कि अपनी पसंद की किसी जगह पर जाना। इसका सही जवाब देना है आपको। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। जब बच्चे अपनी पसंद की जगह पर जाएंगे तो वहाँ पर वो ज़्यादा सीखेंगे क्योंकि उनके मन मुताबिक वातावरण होगा और अपनी जो है मन मुताबिक रुचि के अनुसार गए हैं, तो इसलिए वहाँ पर इनको ज़्यादा सीखने को मिलेगा। इसलिए इसका जो सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है ईवीएस की कक्षा को एक खुशगवार कक्षा यानी कि खुशगवार मतलब कि हैप्पी क्लासरूम, तो हैप्पी क्लासरूम होना चाहिए। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? हैप्पी क्लासरूम पर फोकस करना है आपको। ऑप्शन ए में है कि शिक्षक कक्षा में खुश रहता है और विद्यार्थी उनके निर्देशों का खुशी खुशी पालन करते हैं। अब एक जो है हैप्पी क्लासरूम है, उसके मतलब क्या होता है? उसके मतलब ये है कि बाल केंद्रित शिक्षा यानी कि बालक के मन मुताबिक जो है शिक्षा हो। और यहाँ तो शिक्षक खुश है। अब शिक्षक खुश है तो इसमें बच्चे का क्या मतलब? बच्चे तो वही रट्टू तोता ताना नोट कर रहे हैं अब जो है कॉपी कलम से, जो शिक्षक लिख रहा है उसके निर्देशों का पालन कर रहे हैं। बी में है कि सख्त अनुशासन का संचालन करना जिससे वह लिखित कार्यों पर ध्यान केंद्रित करे। अब ये भी जो है निरंकुशवादी शिक्षा है। सी है कि अवलोकन अन्वेषण, अब यहाँ देखना यानी ऑब्जर्वेशन, और यहाँ क्या है खोज, प्रश्न पूछना एवं क्रियाकलाप करना, ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ जो बच्चे हैं वो खुश रहेंगे और यहाँ बाल केंद्रित शिक्षा की बात की गई है कि बच्चे को जो है प्रमुखता दी गई है। डी में है कि सुनिश्चित करना कि वह पाठ्य पुस्तक पढ़े और बेहतर समझे कि पाठ्य पुस्तक विषय को रेखांकित करेगी। ये भी जो है रटी रटाई विद्या है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि बच्चों में विश्लेषणात्मक विचार विकसित करने के लिए वंश वृक्ष एक उपयोगी उपकरण है। ऑप्शन ए है कि यह संयुक्त परिवार एवं उनके संबंधों के बारे में है। बी है कि यह केवल निकट परिवार के सदस्यों के बारे में है। सी है कि यह केवल दादा दादी नाना नानी के बारे में, परिवार के अन्य सदस्यों के बारे में, आपसी संबंधों के बारे में है। डी कह रहा है कि यह अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों के आपसी संबंधों के बारे में है। इसका सही जवाब देना है आपको। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कि यह जो अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों के आपसी संबंध के बारे में बात कर रहा है। क्या? वंश वृक्ष। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है ईवीएस में आकलन का संकेतक है। ऑप्शन ए है चर्चा करना यानी कि डिस्कसिंग। बी है स्मरण करना यानी कि याद करना। सी है कथन देना और डी है सूची बनाना। इसका सही उत्तर देना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डिस्कशन करना यानी कि डिस्कसिंग यानी कि चर्चा करना। ये जो है आकलन का बहुत अच्छा संकेतक है। अब इसमें याद करना ये तो रट्टू तोता वाली बात हो गई। कथन देना ये भी कम प्रभावित है, सूची बनाना ये भी कम प्रभावित है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कक्षा 3 के विषय मानचित्र
के अंतर्गत कौन सा क्रियाकलाप छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त होगा। कक्षा 3 का छात्र है जिसे मानचित्र के बारे में समझाना है क्रियाकलाप के माध्यम से। ये ऑप्शन है कि उनसे अपने घर पर रेखा चित्र बनाने को कहना, ये कक्षा 3 के बच्चों के लिए कठिन हो जाएगा, तो ये गलत है। बी कह रहा कि उनसे उनके घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने को कहना। मान लिया जाए यहाँ बच्चे का घर है और स्कूल यहाँ पर है, मान लिया जाए 10 किलोमीटर है, तो मान ले ऐसे ऐसे स्कूल गया जो है बच्चा, फिर ऐसे घूमते हुए ऐसे रोड के माध्यम से कहाँ आ गया, स्कूल आ गया। तो ये जो है बच्चे को प्रदर्शित करने में बहुत ईजी है, क्योंकि कक्षा 3 का स्टूडेंट है, तो उसके लिए ये काम सरल है। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कि जो बच्चा है वो घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने को कहना, उसे ये काम देना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। सी देख लेते हैं। सी कह रहा कि उनसे अपनी कक्षा का चित्र बनाना, ये भी कठिन काम है, इसलिए गलत हो जाएगा। डी है उनसे उनके आस पड़ोस का रेखा चित्र बनाना, ये भी कठिन है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर बुमांड के प्रयोग विद्यार्थियों को वैज्ञानिक भूमिका समझने में सहायता करते हैं। ठीक, नीचे लिखी वैज्ञानिक विधि को उपयुक्त क्रम से व्यवस्थित करना है। एक जो वैज्ञानिक विधि है उसके बारे में ये दिया हुआ है, इसे क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। पहला है कि परिणामों को अंकित करना और निष्कर्ष निकालना। भाई परिणाम को अंकित करना, निष्कर्ष निकालना, ये तो सबसे लास्ट में हो जाएगा। 4 कथन है तो ये तो सबसे लास्ट में होगा। भाई एक वाला सबसे लास्ट में होगा क्योंकि परिणाम की बात कर रहा है। दूसरा है कि परिकल्पना प्रस्तावित करना, तीसरा है कि प्रश्न पूछना, चौथा है अनुमान का परीक्षण करना, पांचवा है अनुमान लगाना और छठा है परीक्षण करना, यानी कि ऑब्जर्वेशन। तो जो है इसका सही जवाब देना है आपको। देखो इसमें हो जाएगा कि सबसे पहले क्या होगा इस विधि में कि ऑब्जर्वेशन होगा, यानी कि प्रेक्षण करेंगे हम। इसके बाद क्या होगा, प्रश्न पूछेंगे। अब जब प्रश्न पूछ लेंगे तो एक तरीके का परिकल्पना प्रस्तावित हो जाएगी, यानी कि परिकल्पना का निर्माण हो जाएगा। अब जब परिकल्पना बन जाएगी तो उसका हम क्या करेंगे, उस पर अनुमान लगाएंगे कि सही है कि गलत है। मान लिया जाए हमने अनुमान लगाया कि सही है, अब इसके बाद में उसका परीक्षण करेंगे, तो 5वें नंबर पर परीक्षण आ जाएगा। और जब परीक्षण हो जाएगा तब उसे क्या करेंगे कि निष्कर्ष निकालेंगे। तो सबसे अंत में एक होगा। पहले पर कौन होगा, पहले पर प्रेक्षण करना, दूसरे पर क्या होगा प्रश्न पूछना, तीसरे पर क्या होगा परिकल्पना का जो है निर्माण करना, और चौथे पर क्या हो जाएगा अनुमान लगाना। अनुमान लगाना की पर है चौथे पर। पांचवें क्या हो जाएगा परीक्षण करना, और छठा जो है वो एक हो जाएगा। तो छठे पे 1, चौथे पे 4 जो है, पांचवें पे 4 और तीसरा चौथे 5, 2, 3 और पहला पर 6। तो इसका जो है सही जवाब ऑप्शन डी होगा। ये क्रम है इसका, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्यार्थियों को जैव विविधता का अनुभव देने के लिए कौन सी विधि ठीक है। ऑप्शन ए है पक्षियों की प्रजाति संबंधित पुस्तकें व लेख पढ़ने के लिए कहना। भाई ये तो पहले से बना है और ये प्रभावशाली नहीं होगा क्योंकि इसमें किताबी ज्ञान है, रट्टू वाली चीज़ें हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी है प्रवासी पक्षियों के बारे में लघु चलचित्र दिखाना, यानी कि टेलीविज़न दिखाना, डिस्कवरी वगैरह। तो ये भी प्रभावी तो है लेकिन कम प्रभावी है। आगे देख लेते हैं। कह रहा कि पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन के लिए ले जाना। अब जब किसी बच्चे को या ले जाओगे पक्षी अभ्यारण्य में और प्रत्यक्ष अनुभव करवाओगे तो बच्चा इसमें ज़्यादा सीखेगा, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है। अगला देख लेते हैं। लिखा कि विलुप्त पक्षियों पर विभिन्न वार्ता भाषण देना। ये तो हायर क्लास की बात है, ज्ञान बांटने वाली बात। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों को सहायता करती है। ऑप्शन ये है पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरकारों को याद करने में सहायता करती है। कौन, पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक। बी कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरकारों
सरोकारों का व्याख्या करने में। सी कह रहा है कि सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञान अर्जन करने में सहायता करती। डी है कि पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों सरोकारों के प्रति प्रतिक्रिया देने में। इसका सही जवाब बताना है आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञान की रचना करने में। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन में सीखने सिखाने के लिए नाटक एक उत्तम विधा मानी जाती है। कौन सा कारण नाटक चुनने के लिए सबसे उपयुक्त है? कथन ए है कि पारंपरिक नाटकीय विधाएं बालक के लिए विषय वस्तु से उसे जोड़ने में सरल है। तो ये कथन सही है, क्योंकि जो पारंपरिक चीज़ें हैं, बच्चा जब परिवार में जन्म लेता है उसी से परिचित होता है। आसपास की अपने जो ट्रेडिशनल चीज़ें होता है, घर परिवार आस पड़ोस, वो देखता है, तो उससे जोड़ के पढ़ाएंगे, क्योंकि उससे वो परिचित है तो बच्चा जल्दी सीख जाएगा। इसलिए कथन ये सही है। दूसरा कथन है बी की पारस्परिक क्रिया के नाटक उनकी स्मृति अधिक समय तक रखेंगे। यदि आपने क्रियाकलाप माध्यम से सीखा है, खेल के माध्यम से सीखा है, तो हमारे दिमाग में अधिक समय तक रहता है। ये भी सही है। सी है कि धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी अभिनय पसंद करते हैं। अब कोई बच्चा धीमी गति से सीखता है या तेज गति से सीखता है, तो वो हर बच्चे अभिनय को पसंद करते हैं। और इसमें कह दिया गया है कि धीमी गति से जो बच्चे सीखते हैं वही अभिनय पसंद करते हैं। इसलिए सी जो है गलत कथन हो जाएगा। तो ये और बी, इसका सही उत्तर ऑप्शन ये होगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन ये है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि आदित्य एक होनहार विद्यार्थी है। उसे लगता है कि उसकी कक्षा के शिक्षक उसकी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए कार्य करें। उसके शिक्षक को किस प्रकार हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है? ऑप्शन ये है कि उसे अतिरिक्त समय देना। अब अतिरिक्त समय देने का मतलब क्या है? तो ये गलत हो जाएगा। बी है उसे अधिक स्नेह देना। सी है कि उसे कक्षा के नेतृत्व के लिए अतिरिक्त दायित्व देना। डी है उसके लिए कुछ विशिष्ट शिक्षा सामग्री का प्रयोग करना। इसका सही जवाब देना है आपको। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कि उस बच्चे के लिए विशिष्ट शिक्षा सामग्री प्रयोग करना। उसे ये कह देना कि आप आज जीएस के 10 प्रश्न या जीके के 10 प्रश्न सीख कर आओगे। तो वो जो शिक्षा सामग्री है ये एक्स्ट्रा शिक्षा सामग्री है, इसे उसके सिलेबस में जोड़ देना चाहिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इसका सही उत्तर है। आगे चलते हैं। आगे है कि इनमें से क्या पर्यावरण अध्ययन का भाग है? ऑप्शन ए है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा से संबंधित मुद्दे और सरोकार। बी है पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाएं। सी है सामाजिक विज्ञान के मुद्दे सरोकार। और डी है सामाजिक असमानता से संबंधित मुद्दे और सरोकार। इसमें सही जवाब देना है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण अध्ययन, ये सभी इसके जो है पर्यावरण अध्ययन में सम्मिलित है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ये होगा। आगे चलते हैं। आज की क्लास पूरी हुई। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि समय से क्लासें मिलती रहें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।